हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। चलिए देखते हैं हम ना एक रिकैप करते हैं, रिवीजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवीजन है। तो लास्ट लेक्चर था हमारे पास लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 14 में जो टॉपिक डिस्कस करा था हमने कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, तो इसमें हमने आपको क्या क्या बताया था। हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको कंबशन कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, कंबशन कराने पे सब्सटेंस अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी हम कंबशन कंसीडर करेंगे तो हमेशा हम उसे कंप्लीट कंबशन कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर हम कार्बन का कंबशन कराते हैं तो कार्बन के दो ऑक्साइड अवेलेबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO, और एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2। ठीक है, अगर हम कंप्लीट कंबशन की बात करेंगे तो कंप्लीट कंबशन करने पे कार्बन का कंप्लीट कंबशन करने पे कार्बन अपने CO2 में कन्वर्ट होता है। तो हमने बोला था कंबशन रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पॉइंट, सब्सटेंस अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और तीसरा पॉइंट, जब तक कि कुछ भी मेंशन नहीं है हमेशा हम कंबशन कैसा मान के चलेंगे, एक कंप्लीट कंबशन मान के चलेंगे। फिर हमने आपको हाइड्रोकार्बन बताया था कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमने आपको एक जनरल इक्वेशन लिखवाई थी। अगर हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन गिवन है, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, और अगर हम उसका कंबशन करा रहे हैं तो कंबशन करने पे जो कार्बन है वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन फॉर्म करता है वाटर को। ठीक है, और अगर मुझे इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है तो मैंने बोला था कि जो O2 है, O2 क्या है, गैस। हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस। और वाटर क्या मिलेगा, लिक्विड। तो हमने आपको बोला था कि जब भी आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे, तो जो ऑक्सीजन गैस है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा X प्लस बाई 4। CO2 का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज X। और H2O का जो कोफिशिएंट होगा इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा बाई 2। तो ये जो वैलिड है, ये जो हमारे पास बैलेंसिंग की अगर मैं बात करता हूं, ये बैलेंसिंग जो है इट इज वैलिड। बैलेंसिंग इज वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दोनों हाइड्रोकार्बन के लिए ये क्या हमारे पास वैलिड है। ठीक है, अब आपको एक गोल्डन पॉइंट भी मैंने दिया था। गोल्डन पॉइंट मैंने क्या दिया था कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप उसका कंबशन करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करोगे, क्योंकि नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है फॉर द एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, नॉर्मली क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो मैंने आपको बोला था इफ नथिंग इज मेंशन इन अ क्वेश्चन तो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कंबशन नहीं करेंगे। पर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तब हम नाइट्रोजन को भी उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। पर जब तक गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, तब तक नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करना। चलिए ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि कंबशन रिएक्शन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आता हूं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये लिख लो कि दिस इज अ लेक्चर नंबर 15, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत केयरफुली हमें पढ़ना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको पढ़ने आने से पहले मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं। मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, A गैस 2 टाइम्स ऑफ B गैस एंड 5 टाइम्स ऑफ C गैस, एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, हमारे पास D गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ E गैस। सपोज करो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि हमारे पास कितनी साइड होती है, 2 साइड होती है। एक साइड होती है रिएक्टेंट, इस साइड को हम बोलते हैं अपना कौन सा, रिएक्टेंट। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लिखे जाते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखे जाते हैं जनरली। मतलब जो हमने प्रोसीजर फॉलो करा हुआ है वो ये करा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में अगर मेरे पास केमिकल रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। जो ये एरो लगाया है मैंने यहाँ पे, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए इरिवर्सिबल
केमिकल रिएक्शन। अब माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, क्या तो फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन होगी। मतलब ए बी और सी मिलके अगर डी और ई बना रहे हैं तो डी और ई मिलके कभी भी ए बी और सी का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जब हम आपको काइनेटिक्स पढ़ाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें और डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो अभी आप ये मान के चलो कि मेरे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अगर ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है इसका मतलब ये रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। इस रिएक्शन के अंदर दो साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। और जनरली हम क्या करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट साइड होता है हमेशा रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी, दिस साइड इज अवर प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। अब बेटा ये देखो आपके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से हो गए। अगर मैं बात करूं डी और ई आपके क्या हो गए, डी गैस ई गैस हमारे हो गए प्रोडक्ट। और अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं तो रिएक्टेंट हमारे पास कौन कौन सा हो गया, ए गैस प्लस बी गैस प्लस सी गैस। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो इस प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ए की रिक्वायरमेंट है, बी की रिक्वायरमेंट है और सी की रिक्वायरमेंट है। मतलब जब तक ये तीन रिएक्टेंट रहेंगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही इन तीन रिएक्टेंट में से एक भी रिएक्टेंट क्या हो गया, 100% कंज्यूम हो गया या फिर 100% क्या हो गया, वो फिनिश हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन, तभी ये केमिकल रिएक्शन क्या है, रुक जाएगी। समझ में आ रही है बात। हमने क्या बोला है कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें ये तीन रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट है। अब इन तीन रिएक्टेंट में से अगर कोई भी रिएक्टेंट 100% क्या हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया या फिर फिनिश हो गया, कुछ भी बोल सकते हो आप, तभी ये केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। या फिर आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब लिमिटिंग अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है या फिर सबसे पहले फिनिश होता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 होगा कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या होगा, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में आप लिख सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट is any one of any one of reactant in giving chemical reaction किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं रिएक्टेंट में से कोई ना कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड कब होगा, जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तभी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। तो आप यहां लिख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में कि दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड इफ there are more than one reactant present, in giving chemical reaction, okay। समझ में आया बेटा बात क्या हो रही है कि दिस कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आप तब अप्लाई करोगे जब आपकी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करके हमें क्या मिलेगा। तो हमने स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ाया था कि स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब आप क्या करोगे, ऑल द अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन in a given chemical reaction is done by the limiting reagent। तो आप पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, now in all chemical reaction all the amount related calculation based on presence of
प्रेजेंस ऑफ LR लिख देता हूं मैं, अब लिमिटिंग एजेंट नहीं लिखता हूं, शॉर्ट में LR लिख देता हूं। बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हम अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे अब वो LR के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 है, अब यहां से शुरू होती है हमारे पास डेफिनेशन। LR की डेफिनेशन क्या है, वो LR की डेफिनेशन बनाता हूं मैं। द अमाउंट द रिएक्टेंट which is present in lesser amount as required by other reactant is known as limiting reagent। पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूं। the reactant which is present in lesser amount as the reactant which is present in lesser amount as required by other reactant is known as LR। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, LR बोलेंगे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज रिक्वायर्ड बाय अदर रिएक्टेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, LR बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, एक नया शीट लेते हैं और नए शीट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में आएगा कि अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, पहले मैं केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं कि A प्लस 2B फॉर्म C, और मैंने बोला है कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मैं खुद बोल रहा हूं कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये मैंने आपको बोल दिया कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आपके माइंड में एक चीज आ गई कि अगर ये केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इट मींस कि अब जो हमारे पास जो सब्सटेंस है इनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें किस चीज का आइडिया देंगे, मोलर रेशियो का आइडिया देंगे। तो बेटा मैंने क्या बोला, दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और मैं क्या करता हूं, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूं। अब आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था कि 1 मोल ऑफ A और 1 मोल ऑफ B, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ C, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ C। अब बेटा यहां देखो, अभी तक आपने क्या करा वो भी बताने वाला हूं मैं, अब यहाँ पे नया क्या होने वाला है वो भी देखो, और इसको किस तरीके से रीड करेंगे पढ़ो। आपको A का 1 मोल गिवन है और B का भी 1 मोल गिवन है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B का रेशियो निकालता हूं तो हमें साफ साफ दिख रहा है A का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 1 और B का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, वो है 2। तो इनका रेशियो हो गया 1:2। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो क्या बताएगा, मोलर रेशियो का आइडिया देगा। तो मोल रेशियो ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल रेशियो ऑफ B। तो यहां से हमें क्या एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिली, द मोल ऑफ B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ A। ठीक है, जो B के मोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, A के मोल्स के 2 टाइम्स होने चाहिए। या फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, मैं यहां लिख देता हूं कि राइट इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में बेटा इसको कैसे लिख सकते हो, इसको समझने की कोशिश करना, इस लाइन से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखो कि 1 मोल ऑफ B required 1 mole of B required 2 mole of A, कि 1 मोल ऑफ B को क्या रिक्वायर्ड है, 2 मोल ऑफ A की रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो अब देखो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से मुझे मोलर रेशियो का आइडिया मिला। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हो गए, 1:2। तो मोल रेशियो भी कितना आना चाहिए, 1:2। इट मींस मोल ऑफ B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ A। यहां से हमें आइडिया लगा, तो यहां से हमें आइडिया क्या लगा कि 1 मोल ऑफ B रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ A। यहां पे जरा एक चीज ध्यान दीजिए आप, 1 ऑफ मोल B, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ना मैं तो चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ B रिक्वायर्ड 1/2
2 मोल ऑफ ए। कैसे निकाला मैंने, ये देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में NB की वैल्यू को 1 पुट करूं, मैंने क्या कह रहा हूं, अगर मैं मोल ऑफ बी की वैल्यू को 1 पुट करूं तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2Na आ जाएगा। तो यहाँ से Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Na की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इट मींस 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड 1/2 मोल ऑफ ए आएगा, नॉट की 2 मोल ऑफ ए। ठीक है, तो 1 मोल बी के लिए 1/2 मोल ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें वो समझने की कोशिश करनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन था द अमाउंट ऑफ ए इज 1 मोल, द अमाउंट ऑफ बी इज 1 मोल। इसका मतलब आप यहां देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड 1/2 मोल ऑफ ए, मतलब 1 मोल बी के लिए 1/2 मोल ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है, और ए हमारे पास कितना है, 1 मोल है। अब इसको मैं थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखता हूँ, अब थोड़ा ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ बी। 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ बी। ठीक है, अब इसको समझो कि 1 मोल ए के लिए 2 मोल बी की रिक्वायरमेंट है, और हमें 1 मोल ए के लिए 2 मोल ऑफ बी की रिक्वायरमेंट है, और बी हमारे पास कितना है, 1 मोल है। इसका मतलब बी हमारे पास लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई है उस डेफिनेशन पे वो मूव करते हैं, और डेफिनेशन हमने आपको क्या लिखवाई है, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट, मैं आप हाईलाइट कर देता हूं, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट in lesser amount as required by other reactant is known as LR। जो भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है as required by other reactant, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे अपना LR। तो यहाँ पे देखो, 1 मोल A के लिए हमें B के 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, और B हमारे पास है कितना, 1 मोल गिवन है क्वेश्चन में। तो B हमें 1 मोल क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। इट मींस बी हमारा क्या है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। बी हमारा क्या है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा LR। बी हमारा क्या हो जाएगा, LR। पहले समझो LR की डेफिनेशन, फिर मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप LR निकालोगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पहले इसको थोड़ा सा कन्वेंशनली समझने की कोशिश करो कि गिवन क्या था। आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन थी, उस केमिकल रिएक्शन में आपको गिवन क्या, अच्छा गिवन केमिकल रिएक्शन भी एक बार मैं बोल देता हूँ, A + 2B = C, मतलब A + 2B मिलकर C का क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में A और B की अमाउंट गिवन थी, A और B की अमाउंट कितनी गिवन है, 1 मोल और 1 मोल आपको गिवन थी। आपने क्या करा, आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाया, और आपने कॉन्सेप्ट लगा के ये चीज फाइंड आउट करी। क्या चीज आपने बेटा यहाँ पे फाइंड आउट की है कि 1 मोल ए के लिए आपको 2 मोल ऑफ बी की रिक्वायरमेंट है, पर आपके पास बी है कितना प्रेजेंट, 1 मोल प्रेजेंट है। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द अमाउंट ऑफ ए। मतलब बी की जितनी अमाउंट ए को चाहिए उतनी अमाउंट में बी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। अब यहाँ मुझे आपको एक चीज बतानी है कि अभी तक मैंने आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप नोट करके भी लिख सकते हो कि अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने स्टोइकियोमेट्री में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन भी लिखी, और केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक से ज्यादा क्या थे, रिएक्टेंट भी थे, तब हमने LR का कॉन्सेप्ट क्यों यूज नहीं करा, तब हमने LR का कॉन्सेप्ट यूज क्यों नहीं करा, वहां पे भी तो LR का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना चाहिए था। समझ में आ रही मेरी बात। क्वेश्चन क्या है मेरा, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वहां पे हमने LR का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज क्यों नहीं करा। अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, डाउट आना चाहिए। तो बेटा इस डाउट को मैं सॉल्व करता हूं। पहली चीज, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उस क्वेश्चन में आपको एक सब्सटेंस की अमाउंट गिवन थी, उस सब्सटेंस की अमाउंट का यूज करके आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट निकाली है। देखो फर्क क्या है बताता हूं मैं। सपोज करो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मैंने आपको ए का क्या दिया, 1 मोल दे दिया, ए का क्या दिया, 1 मोल दिया। तो बेटा आप उन केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे थे, आज से पहले जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें आपने क्या करा है, जिस सब्सटेंस आपको सिर्फ एक ही सब्सटेंस की अमाउंट गिवन थी, आपने क्या करा, उस एक सब्सटेंस की अमाउंट से विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री
विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट निकाली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आपको एक ही सब्सटेंस की अमाउंट गिवन थी, आपने उस एक सब्सटेंस की अमाउंट का यूज करा, स्टोइकियोमेट्री का यूज करा और दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट को क्या करा, निकाला। और निकालने के बाद आपने पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, मैंने इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराया तो बेटा मैंने वहां पे आपको एक सब्सटेंस की अमाउंट नहीं दी है, मैंने आपको बता दिया कि ए के मोल 1 है और वी के मोल भी 1 है। मैंने आपको दो रिएक्टेंट की अमाउंट दी है। अगर आपको दो रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है या फिर मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है तो वहां पे हमें क्या लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। वहां पे हमें क्या लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं यहाँ पे गोल्डन पॉइंट लिखूंगा, उसको नोट करके लिखेंगे। एक बार देख लो, मैंने यहाँ कौन सा पॉइंट नंबर 5 आएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में आपको क्या लिखना है, लिखिए। पॉइंट नंबर 5 में ये है हमारे पास, इफ amount of reactant if amount of reactants are present in their stoichiometric coefficient in their stoichiometric कोएफिशिएंट, मैंने क्या बोला, इफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देन देयर विल बी नो LR in the chemical reaction or you can say all are LR। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, बड़ा यही चीज समझ जाओगे, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है, रिएक्टेंट है। अगर हम उन रिएक्टेंट को उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में लेते हैं या उन रिएक्टेंट की अमाउंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में लेते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी LR नहीं होगा। या फिर आप बोल सकते हो कि उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है वो सब हमारे क्या होंगे, LR होंगे। समझने की कोशिश करो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। सपोज करो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है A+2B फॉर्म C। ठीक है, मैंने क्या करा, A का 1 मोल लिया और B का मैंने कितना मोल लिया, 2 मोल लिया। ठीक है, ये मैंने क्या है, ये आपको बेटा डेटा गिवन है। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होगे, आपको रिएक्टेंट A की अमाउंट भी गिवन है और रिएक्टेंट B की अमाउंट भी गिवन है। ठीक है, और रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B की अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ मोल्स आपको गिवन है। इसका मतलब अगर आप मोल्स का रेशियो निकालते हो बेटा तो मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ B कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2। और अगर मैं बोलूं कि दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, मैंने क्या बोला, दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, तो कितना आ रहा है बेटा, 1/2। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि हमने A और B के जो अमाउंट ली, ये A और B की क्या है बेटा, अमाउंट है। हम A और B की जो अमाउंट ले रहे हैं अगर हम वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के टर्म्स में ले रहे हैं तो इस रिएक्शन में कोई भी LR नहीं होगा। इन दिस रिएक्शन देयर विल बी नो LR। इस रिएक्शन टाइप की रिएक्शन में कोई भी LR नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो नो LR, कोई भी LR नहीं है। A भी हमारा LR नहीं होगा, B भी हमारा LR नहीं होगा। मतलब A और B, मतलब बेटा कोई भी LR होने का मतलब समझो क्या है कि A और B क्या होंगे, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक साथ 100% कंज्यूम हो जाएंगे। समझ में आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो LR, मैं बता देता हूं। नो LR का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि A एंड B कंज्यूम 100% साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या हो जाएंगे, 100% क्या हो जाएंगे, कंज्यूम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि A पहले कंज्यूम हो गया और B कंज्यूम नहीं हुआ, या फिर B पहले कंज्यूम हो गया A नहीं हुआ। A और B हमारे क्या करेंगे, एक साथ 100% कंज्यूम होंगे। इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन में कोई भी LR नहीं है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑल आर LR।
आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ऑल आर एल आर, मतलब बी भी हमारा एल आर है और ए भी हमारा एल आर है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझ में आएगा। देखो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, नोट कीज क्या है समझने की कोशिश करो। अभी तक बेटा क्या हो रहा था, एक मिनट रुकिए, अभी तक क्या हो रहा था, मैं एक नी शीट ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। आज से पहले आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, सपोज करिए a + 2b फॉर्म सी, आज से पहले आपने जितने भी न्यूमेरिकल करे उसमें आपको a की अमाउंट गिवन थी, आपको अमाउंट ऑफ a गिवन थी, मतलब आपको सपोज करो w ऑफ a गिवन था, तो आपने मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूज करके आपने मोल ऑफ ए निकाला। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, उसके बाद आप क्या कर रहे थे, अगर मैं आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी, तो आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके अमाउंट ऑफ बी निकाल रहे थे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे बेटा, आप यहाँ पे एक मिनट रुकिए, आप यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। तभी मैंने बोला है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट के जो अमाउंट हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में रेशो में गिवन है, तो उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलआर नहीं होने वाला। तो अब आइए फटाफट एलआर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम, समराइज करते हैं एक बार सब चीजें। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा, जिस केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी आप कैलकुलेशन करोगे अमाउंट और रिलेटेड, वो सब किसके रेस्पेक्ट में करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द अदर रिएक्टेंट, उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे। फिर हमने आपको क्या बताया कि एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी, उसको मैंने क्या बोला, दिस केमिकल रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या करा, जितने भी रिएक्टेंट थे केमिकल रिएक्शन में सबकी अमाउंट गिवन, सबको अमाउंट मैंने आपको दे दी, और अमाउंट देने के बाद मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा कि एक रिएक्टेंट ऐसा है जिसकी अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट की रिक्वायर्ड अमाउंट के रिस्पेक्ट में कम है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलआर बोलेंगे। फिर हमने आपको बेटा कौन क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि आज से पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सब क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट की अमाउंट आपको गिवन थी, उस रिएक्टेंट की अमाउंट का यूज करके और स्टोइकोमेट्रिक का यूज करके आप दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट निकाल रहे थे। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली आप ये कर रहे थे कि रिएक्टेंट को आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो में ले रहे थे, जिसकी वजह से आपका उन सब क्वेश्चन में कोई भी एलआर का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था, इसलिए हम आज तक एलआर का यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट भी लिखवाया, क्या पॉइंट है वो रिवाइज कर लेंगे। इफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देन देयर विल बी नो एलआर इन द केमिकल रिएक्शन और ऑल आर एलआर, या फिर क्या तो आप बोलोगे इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलआर नहीं है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इस केमिकल रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट हमारा एलआर है। अब एक गोल्डन पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो, उसके बाद फिर हम ना कुछ थ्योरी वाले और अच्छी थ्योरी पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 6, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट other than LR is known as excess reagent। excess reagent कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट में एक होगा एलआर, उसके अलावा बाकी के जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इसको बेटा यहीं पे समझा देता हूं मैं। सपोज करो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज माय केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बोलता हूं कि दिस बी इज एलआर, तो बी के अलावा बेटा अब अगर हम ए की बात करेंगे तो ए हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। ए क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलआर के अलावा जितने भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं मेथड टू फाइंड एलआर, कि एलआर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो LR फाइंड आउट करने के लिए हम 3 स्टेप यूज करेंगे और 3 स्टेप में ही आपको ये क्या करना है, यूज करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको मजा आएगा। तो सपोज करो मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लेता हूं, A प्लस 4B प्लस 3C कन्वर्टेड इंटू 2D प्लस 7K। ये मैंने क्या ले ली, केमिकल रिएक्शन ले ली, ठीक है, यहां तो समझ आ गया। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको मैं इनके जो भी रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट के मैं आपको अमाउंट दे देता हूं। तो अमाउंट मैं आपको दे देता हूं, सपोज करिए A का 10 मोल है और B का हमारा 80 मोल है और C का हमारा C है हमारे पास 45 मोल। सपोज करो इतने मोल्स आपके पास है। A के आपके पास 10 मोल है, B के आपके पास 80 मोल है और C के आपके पास 45 मोल है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 1 में बेटा क्या करना है आपको, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। जब भी LR का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो क्या करोगे, जब भी आप LR का कॉन्सेप्ट लगाते हो या फिर LR की फाइंडिंग करोगे तो स्टेप नंबर 1 में आप चेक करोगे आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो चेक फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है तो फिर ठीक है, गुड है। और अगर बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बेटा स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड आउट इनिशियल मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर एक रिएक्टेंट के बेटा आपको इनिशियल मोल्स निकालने हैं। अब देखो रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स कैसे निकालोगे। अब आपके पास जो डेटा हो सकता है वो डेटा कैसे हो सकता है, क्या तो आपको कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन नंबर 1 क्या हो सकती है, if initial mass of each reactant is given। अगर आपको हर एक रिएक्टेंट के लिए इनिशियल मास गिवन है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि रिएक्टेंट का जो भी रिएक्टेंट आपको गिवन होगा उस रिएक्टेंट का मोलर मास निकालोगे। क्वेश्चन में मास आपको गिवन होगा तो वहां से आप मोल्स निकालोगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में हर एक रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स गिवन है तो फिर वो वेरी गुड है, ठीक है। और इनिशियल मोल्स आर गिवन डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्टली इनिशियल मोल्स गिवन है तो वेरी गुड है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड आउट इनिशियल मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में बेटा आप देख सकते हो कि आपको हर एक रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 2 में हमें अब कुछ भी नहीं करना। तो जो भी हमें मोल्स गिवन है बेटा हम उन मोल्स को लिखेंगे बस, ठीक है। हमने यहाँ पे मोल्स लिख दिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 10 और बी के गिवन है आपको 80 और सी के आपको गिवन है 45। अब आता है हमारे पास लास्ट स्टेप, जिसको बोलेंगे स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओ, 10 है क्या, 10 मोल 80 मोल एंड 45 मोल। अब स्टेप नंबर 3 समझो। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको एक रेशो फाइंड आउट करना है, फाइंड रेशो। अब वो रेशो किस चीज का है, वो रेशो है हमारा इनिशियल मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको इसका रेशो फाइंड आउट करना है फॉर ईच रिएक्टेंट, यहां लिख भी दे रहा हूं, फॉर ईच रिएक्टेंट। तो बेटा यहां देखिए इस केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो इस केमिकल, और एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, विच रिएक्टेंट हैज लीस्ट वैल्यू
हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट या ऑफ दिस रेशो विल बी एल आर, विल बी एल आर, वही हमारा क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। तो आपको बेटा क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो किस चीज का फाइंड आउट करेंगे हम, इनिशियल मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर ईच रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूं, फॉर ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट के लिए आपको ये रेशो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं बेटा। अब देखो, अगर हम ए की बात करेंगे तो ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिख देता हूं, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी की बात करेंगे कितना है, 4। और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी की बात करेंगे 3। तो आपको क्या करना है, इनिशियल मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो निकालना है। तो मैं रेशो निकालता हूं, तो ए के इनिशियल मोल 10 है और ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। तो रेशो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10। अगर हम बी की बात करेंगे, बी के इनिशियल मोल्स 80 है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, तो ये रेशो कितना आ गया आपके पास, 20। और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी के इनिशियल मोल्स कितने हैं, 45 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3। तो ये कितना आ गया, 50। तो बेटा आप देख सकते हो इन तीनों में से जो ये है रेशो, किसका, ए का रेशो। अगर हम किसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो ए के लिए जो रेशो आ रहा है, रेशो इज लीस्ट। रेशो कैसा आ रहा है हमारा, लीस्ट आ रहा है। इसका मतलब इस गिवन केमिकल रिएक्शन में ए जो है, ये ए ही हमारा हो जाएगा एल आर। ये ए क्या हो गया हमारे लिए, एल आर। अब इस केमिकल रिएक्शन में हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन इस ए के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। इट मींस अब आप बोल सकते हो ए हमारा एल आर है, इसका मतलब इस गिवन केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले 100% कंज्यूम क्या होगा, ए होगा। अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ए के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज बी और सी, तो बी और सी के लिए आप बोल सकते हो कि बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सिस रिएजेंट हो जाएंगे। बी और सी हमारे हो जाएंगे एक्सिस रिएजेंट। समझ में आ गई बात। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा आज का हमारा थ्योरी वाली थीम थी जिसका नाम था एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें निकालना है गिवन केमिकल रिएक्शन में और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप जब तक रीड करो, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार रीडिंग कर लो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट भी कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ फॉर ए रिएक्शन CH4, मतलब बेसिकली क्या है, CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन। मैं बताता रहूंगा कुछ कुछ चीजें। CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। समझ में आना चाहिए। अब ये सब चीजें पढ़ चुके हो, अब आपके लिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए, देख के बता दो कि रिएक्शन कौन सी है, कंबशन रिएक्शन। तो आपके पास बेटा एक हाइड्रोकार्बन है CH4। बेसिकली CH4 होता है मीथेन। जब आप इसको कंबशन करा रहे हो तो कंबशन कराने पे CO2 बन रही है और 2H2 मतलब वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपसे कहा गया है इफ 0.64 ईच रिएक्टेंट 0.64 kg ऑफ ईच रिएक्टेंट आर टेकन, देन कैलकुलेट मास ऑफ H2O फॉर्म। देखो बेटा समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.64 kg ऑफ ईच रिएक्टेंट। आपको हर एक रिएक्टेंट का मास गिवन है, आपको हर एक रिएक्टेंट का क्या गिवन है, मास गिवन है। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको हर एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। अगर क्वेश्चन में हर एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में आपको एलआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूं इसका। तो ये हमारे पास रिएक्शन लिख देता हूं मैं, कंबशन है, रिएक्शन का नाम ही लिख देता हूं मैं, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। तो बेटा रिएक्शन क्या है हमारे पास, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मन मन में दोहरा सकते हो आप। स्टेप नंबर 1, गिवन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो देख सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन मेरे पास बैलेंस्ड है। स्टेप नंबर 2, हमें क्या निकालना है, हर एक रिएक्टेंट के लिए इनिशियल अमाउंट निकालना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हर एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो कितना है, 0.64 kg, 0.64 kg। ठीक है, अब यहाँ देखो
हम क्या निकालेंगे, इनिशियल अमाउंट निकालेंगे। तो मैं काम करता हूँ, क्यों ना मैं इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, मेरे लिए इजी हो जाता है। तो मैं ग्राम में अगर इसे कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा बेटा 640 ग्राम, और ये भी हमारे लिए कितना हो जाएगा 640 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, इनिशियल मोल्स निकालने हैं हर एक रिएक्टेंट के। पर आपको क्या क्वेश्चन में इनिशियल मोल्स गिवन है रिएक्टेंट के? नहीं, आपको रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है इन द टर्म्स ऑफ मास। तो आपको पता है व्हाट इज द मोलर मास, द मोलर मास ऑफ CH4 होता है बेटा 16 ग्राम पर मोल, और हमारा मोलर मास जो ऑक्सीजन होता है दैट इज 32 ग्राम पर मोल, ये हमें पता है। तो इनिशियल मोल्स की अगर हम बात करें तो इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे, 640 डिवाइडेड बाय 32 एंड 640 डिवाइडेड बाय 16 आएगा, और ये आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 32 मोल। कितना आ जाएगा मोल, और ये भी कितने आ जाएंगे मोल। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आ जाएंगे इसके 40 मोल, और इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएंगे 20 मोल। ठीक है, 20 मोल। अब बेटा आपको स्टेप ये हो गया आपके पास कौन सा, ये पूरा का पूरा आपने काम करा है स्टेप नंबर 2 का। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा क्लियर होनी चाहिए चीज है। तो मैंने स्टेप नंबर 2 की बात कर ली। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे जो आपने इनिशियल मोल्स निकाले हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका रेशियो। तो मैं कलर चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो CH4 के इनिशियल मोल्स कितने 40, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूंगा तो वो होगा 1 इज इक्वल टू 40। रेशियो कितना आ गया बेटा, रेशियो की बात चल रही है, रेशियो आ गया हमारे पास CH4 के लिए 40। अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन के इनिशियल मोल्स कितने 20, ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप देख सकते हो 10 और 40 में से लीस्ट वैल्यू किसकी है, तो लीस्ट वैल्यू है हमारे पास 10। इसका मतलब यही हमारे लिए क्या हो जाएगा LR, ये हमारे लिए क्या बन गया LR, ये हमारे लिए क्या हो गया LR। इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर बात करें क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज CH4, तो CH4 हमारा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, अब आप क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन करोगे इस LR के रेस्पेक्ट में ही करोगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ H2O फॉर्म, मास ऑफ H2O आपसे पूछी गई है। ठीक है, और 20 मोल क्या है हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स। अब बेटा देखो मास ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछी गई है, तो अगर मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख दूं, आपसे पूछा गया है मास ऑफ ऑक्सीजन, और मैं जरा थोड़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ स्पेस क्लियर करने के लिए। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पूछी गई है, तो एक काम करो आप, अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल, सॉरी मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर निकालो, और मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास निकालने के लिए आप मोल ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास ऑफ वाटर से, और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। तो अब हमारा पूरा टारगेट क्या है, हमें मोल ऑफ वाटर निकालना है। अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना है बेटा 2, और वाटर का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 2, तो ये आ गया कैंसिल। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं बता रहा हूँ, वो जलबाजी में मोल ऑफ O2 को 10 ले लेंगे, और मोल ऑफ O2 10 लेते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा गलत। समझ में आ रही है बात, क्यों गलत होगा, क्योंकि आपने बेटा मोल्स जो है वो स्टेप नंबर 2 में निकाले हैं, स्टेप नंबर 3 में तो आपने रेशो निकाला है, और जल्दबाजी में क्या करोगे आप, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है 20 की बजाय आप कितना ले लोगे 10 ले लोगे, वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज बहुत केयरफुली करना। तो हमारे पास बेटा क्या आया, हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन है 20 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ से मोल ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ गया, स्पेस बना देता हूं मैं एक, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा आगे का क्वेश्चन। तो मोल ऑफ वाटर हमारे पास आ गए 20 मोल। ठीक है, अगर मोल ऑफ वाटर आ गया तो हम यहाँ से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर इनटू मोलर मास, मोल ऑफ वाटर इनटू मोलर मास, तो ग्राम पर मोल। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 360 ग्राम, क्योंकि ये 20 क्या है मोल, और मोल से मोल क्या हो जाएगा कैंसिल।
तो इसके बाद आपसे पूछा गया था द अमाउंट ऑफ मास ऑफ H2O फॉर्म, आपसे पूछा गया था मास ऑफ H2O फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, मास ऑफ H2O फॉर्म इज 360 ग्राम। कितना आ गया ये, 360 ग्राम। तो आप आंसर को यहां ऊपर भी लिख देता हूं मैं, आंसर इज 360 ग्राम। और अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 0.36 केजी। तो ये दोनों ये सही है, ठीक है। चलो समझ में आया बेटा एलआर का कॉन्सेप्ट, एलआर हम कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से हमें एलआर का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द कार्बन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। तो CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। 36 ग्राम ऑफ कार्बन was mixed with 142 ग्राम ऑफ Cl2, कैलकुलेट रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब बेटा आपको समझ में आ जाएगा एक्सेस रिएजेंट मैंने क्यों पढ़ाई थी वो लाइन, क्योंकि अब आपको समझना चाहिए एक्सेस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। चलो तो बेसिकली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कार्बन जो है, कार्बन हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है CCl4, ठीक है। तो मैंने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, स्टेप नंबर 1 जो था हमारे पास, गिविंग केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस करा। तो कार्बन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा और फॉर्म करा CCl4, ठीक है। तो मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, यह है कार्बन, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, Cl2 होता है क्लोरीन और CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये ना वैसे पता रहेंगे तो अच्छा है आपके लिए। अब हो क्या रहा है, आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितनी गिवन है, 36 ग्राम आपको कार्बन गिवन है और 142 ग्राम आपको क्या गिवन है बेटा, Cl2, ठीक है। तो अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास जो कार्बन का होता है वो होता है 12 ग्राम पर मोल। और अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं किसकी बेटा, क्लोरीन गैस की, Cl2 की, तो ये होता है 35.5 इंटू 2, तो ये आई थिंक 71 आता है, 71 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बेटा अगर हम स्टेप नंबर 2 लिखते हैं तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट मोल्स निकालना है, इनिशियल मोल्स। तो कार्बन के इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे, 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3 मोल। और अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे, 142 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 71, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मोल्स, ठीक है। अब जैसी बेटा अब मैं आपको एडवाइस दूंगा, जब भी आप मोल्स निकालते हो तो मोल्स निकालने के बाद ना इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना, मोल्स निकालने के बाद इनको बॉक्स में बंद करना, क्यों बंद करना बताऊंगा, गलती होने से बच जाओ। अब बेटा स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, हमें रेशो निकालना होता है। बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर स्टेप नंबर 1 क्या है, इसमें 2 और 3 बता रहे हो आप, 1 तो बताया नहीं। स्टेप नंबर 1 है इसमें केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करना, जो मैंने डायरेक्टली बैलेंसिंग कर दी है। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, रेशो। रेशो किस चीज का निकालना है, इनिशियल मोल्स का टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो 3 इनिशियल मोल्स कितने, कार्बन के 3 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये रेशो आया 3। अब हम Cl2 के लिए देखेंगे, Cl2 का इनिशियल मोल्स कितना है हमारे पास 2 और Cl2 का अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना है 2, तो रेशो कितना आया 1। 1 का मतलब जिस रिएक्टेंट के लिए रेशो की वैल्यू लीस्ट होगी उसी रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अपना LR, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे Cl2 हमारा क्या हो जाएगा, LR। ये Cl2 है, यही Cl2 हमारा क्या है, LR है। तो मैंने बोला किसी भी केमिकल रिएक्शन में LR के अलावा जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब कार्बन हमारा क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, ओके। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताइए कि कार्बन का कितना मास बचेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज समझाने की कोशिश करूं तो समझना बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ना इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। कैसे, देखो कार्बन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करी और CCl4 बनाया, मैं थोड़ी में समझाऊंगा। अब ये Cl2 है, क्लोरीन जो है ये हमारा LR है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, या फिर इसकी जितनी अमाउंट कार्बन को Cl2 की जितनी अमाउंट चाहिए थी उससे कम अमाउंट में Cl2 हमारी प्रेजेंट है।
इसका मतलब बेटा अगर Cl2 हमारा सबसे पहले कंज्यूम होगा, इसका मतलब कार्बन कुछ ना कुछ तो बच ही गया। कार्बन के पास क्या है, कुछ ना कुछ रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट है तभी तो मुझे बोल रहे हैं कि एक्सेस रिएजेंट है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इसी कार्बन की एक्सेस अमाउंट आपसे पूछी गई है। एक बात बताओ, Cl2 ने कार्बन का जितना अमाउंट यूज किया होगा उतने अमाउंट का यूज करके Cl2 ने कार्बन का कुछ अमाउंट यूज किया, और यूज करने के बाद क्या बना दिया, CCl4 बना दिया। इसका मतलब अगर हमें रिमेनिंग अमाउंट कार्बन की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, Cl2 ने कार्बन की कितनी अमाउंट कंज्यूम कर ली, और उतनी अमाउंट कंज्यूम करके Cl2 ने कार्बन की उतनी अमाउंट कंज्यूम करके CCl4 बना दिया। तो अब अगर आपको रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कार्बन निकालना है तो कैसे निकालोगे, कार्बन की इनिशियल अमाउंट, कि कार्बन इनिशियली कितना प्रेजेंट था, और कार्बन की कंज्यूम अमाउंट, और कितना कार्बन आपने कंज्यूम करा। और कार्बन की जब भी हम कंज्यूम अमाउंट निकालेंगे तो बेसिकली हम कहां पे आ गए, हम उस कॉन्सेप्ट पे आ गए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अब हम जो भी अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे वो एलआर के रिस्पेक्ट में करने वाले। तो कार्बन की जो कंज्यूम अमाउंट है, इस कंज्यूम अमाउंट को हम कैलकुलेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एलआर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने वाले हैं। ये मेरा क्या है, आगे जो क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी इसी का आगे का पार्ट। तो मैंने आपको एक पहले से थोड़ा सा दिमाग में बीज बो दिया, अब ताकि अब मैं कुछ बोलूं तो आपको समझ में आए कि सर करा क्या रहे। ठीक है, तो एक काम करता हूं, हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द कैलकुलेट द रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट ना लिख के बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूं कार्बन, तो कार्बन ही मेरा क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। तो रिमेनिंग मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इनिशियल मास माइनस कंज्यूम मास। कंज्यूम मास, तो इनिशियल मास की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल मास कितना गिवन है, 36 ग्राम आपको गिवन है। तो इनिशियल मास हो गया 36 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमेनिंग मास ऑफ कार्बन इज 36 माइनस कंज्यूम अमाउंट, 36 माइनस कंज्यूम अमाउंट या कंज्यूम मास। अब पूरा का पूरा अब जो खेल है वो पूरा का पूरा खेल खेलेंगे हम कंज्यूम मास निकालने में। तो कंज्यूम मास निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आप कंज्यूम मोल निकालो, और कंज्यूम मोल की मोलर मास से मल्टीप्लाई करके कंज्यूम मास निकाल लो। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूं, समझो इसे मैं क्या करने वाला हूं। देखो, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Cl2। ये मैंने क्या करा बेटा, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन में क्या निकालने के लिए कर रहा हूं, द कंज्यूम मोल ऑफ कार्बन, कंज्यूम मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के मैंने कंज्यूम मोल्स निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन पता है, कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन, आई थिंक 1 था। रिएक्शन लिख देता हूं मैं एक बार यहाँ पे, C प्लस 2Cl2 फॉर्म CCl4। ठीक है, और मास कितनी गिवन थी आपको, मास आपको गिवन था 36 ग्राम, और आपने जब इनिशियल मोल्स कैलकुलेट करे तो 3 मोल्स आए, और Cl2 की बात करेंगे तो 142 ग्राम आपको गिवन है, और इनिशियल मोल्स इसके कितने आए, 2 मोल्स आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे हम, करिए। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन कितना है 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2 कितना है 2, इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन मुझे निकालना है, और मोल ऑफ Cl2 मुझे गिवन है, कितना गिवन है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। तो बेटा कार्बन, इस पूरी रिएक्शन में कार्बन के कितने मोल कंज्यूम हुआ है, कार्बन का 1 मोल कंज्यूम हुआ है। तो रिमेनिंग मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, रिमेनिंग मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इनिशियल मोल ऑफ कार्बन दैट इज 3, इनिशियल मोल कितने कार्बन के 3, और कंज्यूम मोल कितने बेटा 1, इज इक्वल टू 2 मोल्स। तो कार्बन के 2 मोल्स बचे, तो रिमेनिंग मोल्स पता चल गए, तो मास ऑफ रिमेनिंग मोल्स आ जाएगा, मास ऑफ रिमेनिंग मोल्स। ठीक है, क्या तो बेटा ऐसे निकाल लो,
या फिर आप कंज्यूम मास, एक काम करता हूं मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूं, इसको हटा दो, इस तरीके से करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, पर मैंने क्या करा, पाथ से थोड़ा सा, अपने पाथ से मैं भ्रष्ट हो गया। और मुझे कंज्यूम मास निकालना है, मैंने कंज्यूम मोल निकाले कार्बन के, तो कार्बन का कंज्यूम मास कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कंज्यूम मास ऑफ कार्बन, बेटा कंज्यूम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 होता है, तो कंज्यूम मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12 ग्राम। इस पूरी इक्वेशन में कंज्यूम मास की वैल्यू पुट करो तो रिमेनिंग मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। सो रिमेनिंग मास ऑफ कार्बन इज, रिमेनिंग मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24 ग्राम। इस तरीके से बेटा हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास है कि 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 एंड 14 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 अलाउ कन्वर्टेड इनटू NH3। तो हो क्या रहा है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी क्या है, गैस। इस रिएक्शन की मैं क्या कर देता हूँ, बैलेंसिंग। तो मैंने रिएक्शन की फटाफट बैलेंसिंग करी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है और साथ में आपको 14 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 14 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अलाउ टू converted into ammonia NH3. The number of moles of gas present after the reaction and calculate the vapor density of the final mixture. तो बेटा होगा क्या, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होंगे, अमोनिया का बनाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या होगा, एक LR होगा, जो LR होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनल मिक्सचर की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक फाइनल मिक्सचर की बात कर रहा हूं। तो फाइनल मिक्सचर में क्या बता सकते हो आप मेरे को, क्या क्या मिलेगा। एक तो फाइनल मिक्सचर में मुझे मिलेगा अमोनिया गैस, एक फाइनल मिक्सचर में मुझे क्या मिलेगा, अमोनिया गैस, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो मुझे फाइनल में मिलने वाला है। साथ में अमोनिया गैस के अलावा मुझे फाइनल मिक्सचर में क्या मिलने वाला है, मेरा एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट भी क्या है, बचा हुआ। साथ में मुझे क्या मिलेगा, एक्सेस रिएजेंट। बस, तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए गैस के। ठीक है, कि आफ्टर द रिएक्शन क्या मिलेगी, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगी, फाइनल मिक्सचर मिलेगा, उस फाइनल मिक्सचर में अमोनिया गैस मिलेगी और एक्सेस रिएजेंट मिलेगा। मुझे मोल ऑफ अमोनिया बताना है, मुझे मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट बताना है, मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट ये मुझे बताना है। और साथ में मुझे क्वेश्चन में बताना है द कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो वेपर डेंसिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर की मुझे वेपर डेंसिटी भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या था बेटा, मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं ये, और इस क्वेश्चन की मैं थीम बांध दूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आपने क्या करा बेटा, एक बेसल था, ठीक है, आपने क्या करा, एक बेसल था, तो ये इस बेसल के अंदर आपके पास नाइट्रोजन के कितने थे, 4 मोल्स, और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजन के हमारे पास थे 14 मोल्स। ठीक है, जब आपने इनका रिएक्शन कराई, आपने क्या कराई, रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, अमोनिया गैस बनाई। और अमोनिया गैस के जो मोल्स हैं वो हमें नहीं पता कितने हैं, पर अमोनिया गैस बनी। साथ में जो लिमिटिंग एजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। साथ में आपको इस मिक्सचर के अंदर आपका एक्सेस रिएजेंट भी मिलेगा, एक्सेस रिएजेंट भी मिलेगा। तो आपको इस एक्सेस रिएजेंट का भी क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई डॉट आर क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। और आपको बताना है कि जो आपके पास गैसेस मिक्सचर है इसकी वेपर डेंसिटी कितनी होगी, वेपर डेंसिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, आप LR फाइंड आउट करो। तो LR फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग कर दी। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको इनिशियल मोल्स निकालने हैं, पर क्वेश्चन में आपको इनिशियल मोल्स गिवन है तो हमें इनिशियल मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किस चीज का, इनिशियल मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो नाइट्रोजन के लिए अगर मैं निकालता हूं तो 4 आएगा, और हाइड्रोजन के लिए अगर मैं निकालता हूं तो 14/3। तो ये कितना आ जाएगा, 4.14/3, 4.67। बेसिकली कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारे पास 4.66 समथिंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपके पास नाइट्रोजन है, इसके लिए जो रेशो है, क्या किसकी वैल्यू, रेशो की वैल्यू। रेशो की वैल्यू कैसे आ रही है, लीस्ट आ रही है। रेशो की वैल्यू हमारी कैसी है, लीस्ट है।
इसका मतलब नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, Lr, नाइट्रोजन ही क्या हो गया हमारे पास Lr, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अगर हम अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे इस केमिकल रिएक्शन में पूरी की पूरी हम नाइट्रोजन बेस करेंगे। तो नाइट्रोजन बेस रिएक्शन करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अमोनिया। तो बेटा मैंने देखो यहाँ पे एक सर्किल के अंदर बंद कर दिया, ये है हमारे पास मोल्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मोल्स आपको गिवन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको पता है, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 1 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 4 एंड मोल्स ऑफ अमोनिया मुझे निकालना है। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ जाएंगे हमारे पास 8 मोल्स। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ गए 8 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ अमोनिया आप लिख सकते हो, ये कितना आ गया आपके पास 8 मोल्स। अब आपको क्या निकालना है, नाइट्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन के मोल्स को कंज्यूम करा, हाइड्रोजन के मोल्स के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद अमोनिया बना दी, पर हाइड्रोजन का पूरा अमाउंट क्या है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अब आप क्या निकालोगे, रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है अमोनिया के 8 मोल्स बनाने के लिए। समझ आ रही है बात, हम क्या निकाल रहे हैं, हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड बाय द नाइट्रोजन टू फॉर्म 8 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ आप लिख सकते हो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन टू द मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे 1 और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितने बेटा 4 और सॉरी हाँ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 4 है, मोल ऑफ हाइड्रोजन मुझे निकालना है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से कितने आ गए 12। इसका मतलब बेटा नाइट्रोजन के 4 मोल को 8 मोल अमोनिया बनाने के लिए 12 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने क्या करा है, नाइट्रोजन के 4 मोल्स ने हाइड्रोजन के 12 मोल्स के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 8 मोल बनाए। थोड़ा जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, फिर से चला मैं हाईलाइट करूंगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के 4 मोल ने हाइड्रोजन के 12 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 8 मोल बनाए। तो इसका मतलब टोटल मोल जो थे हमारे पास हाइड्रोजन के वो तो 14 थे, पर उसमें से 12 मोल क्या है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर गए। तो एक्सेस मोल मतलब रिमेनिंग मोल कितने बचे, रिमेनिंग मोल हो जाएंगे 14 माइनस 12। सो द रिमेनिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन इज remaining moles of hydrogen is 14 minus 12 is equal to 2 moles। तो यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट का आंसर भी आ गया कि इस मिक्सचर के अंदर, इस फाइनल मिक्सचर के अंदर जो एक्सिस रिएजेंट है उसके भी क्या है 2 मोल्स हैं और हमारा एक्सिस रिएजेंट है कौन सा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया बेटा। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट करा। अब हमें कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा फाइनल मिक्सचर के ऊपर आ जाता हूँ। तो एक बार मैं फाइनल मिक्सचर बना रहा हूँ। सपोज कीजिए ये मेरे पास मेरा फाइनल मिक्सचर है, ये मेरे पास क्या है फाइनल मिक्सचर। अब इस फाइनल मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, इस फाइनल मिक्सचर के अंदर एक तो अमोनिया गैस है और अमोनिया गैस कैसी, अमोनिया गैस के कितने मोल्स हैं 8 मोल्स हैं। इस फाइनल मिक्सचर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं बेटा 2 मोल्स हैं। तो बेसिकली अगर ये मिक्सचर की बात करेंगे तो अब ये मिक्सचर किस चीज का मिक्सचर है, ये 2 गैसेस का मिक्सचर है। ये कैसा मिक्सचर है, ये आपको एक गैसियस मिक्सचर गिवन है। और गैसियस मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहली क्लास में कि हमारे पास जो गैसियस मिक्सचर होता है वो गैसियस मिक्सचर क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, मोलर मास। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, मोलर मास। और होमोजीनियस मिक्सचर का जो मोलर मास होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इस होमोजीनियस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम, एवरेज। तो बेटा यहाँ देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर
डिवाइडेड बाय 2, और मिक्सचर का जो मोलर मास होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। अब आपको मैंने ये पढ़ा चुका हूं, जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, W टोटल अपॉन N टोटल। तो W टोटल मतलब वेट ऑफ अमोनिया प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अमोनिया प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखा आपने कब ये चीज पढ़ी थी और कहां पे इस चीज का यूज आ गया आगे वाले क्वेश्चन में। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है कोई भी चीज वेस्टेज नहीं पढ़ाई गई है, कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई गई है। जितना जरूरत की चीजें थी वो सब चीज आपको पढ़ाई गई है और कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो बेटा वेट ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। तो वेट ऑफ अमोनिया की अगर मैं बात करूंगा तो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ अमोनिया इंटू मोलर मास ऑफ अमोनिया। अब मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है 17। आई थिंक आज तक आप इतनी क्लास करते करते अब आपको ये आइडिया लग गया जो मोलर मास होगा अमोनिया का वो कितना होगा हमारा 17। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 17 ग्राम। अगर मैं वेट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 ग्राम। तो वैल्यू बेटा पुट करो। सो द एम एवरेज इज W अमोनिया हो गया हमारे पास 8 इंटू 17 प्लस W हाइड्रोजन हो गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अमोनिया प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल कितना आ जाएंगे 8 प्लस 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं कितना आएगा, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप लोग खुद से करना। 14। तो एम एवरेज की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 140 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 14। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो आपको तो क्या निकालना है, आपको तो वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी हो जाएगी एम एवरेज डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा आपके पास 7। बेटा फिर से बता रहा हूँ, वेपर डेंसिटी के आगे कोई भी गलती से यूनिट नहीं लिखेगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी कैसी होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्योंकि वेपर डेंसिटी हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है जो कि हमने गैसियस सब्सटेंस के लिए डिफाइन की है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाने वाला हूँ। फॉर द रिएक्शन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड विद 4HCl, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्म कर रहा है MnCl2 मैंगनीज डाइक्लोराइड Cl2 क्लोरीन प्लस 2H2O। तो आपको गिवन है, अमाउंट गिवन है, MnO2 की अमाउंट गिवन है 8.7 ग्राम। तो ये लिखा हुआ है कि 8.7 ग्राम MnO2 इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.3 ग्राम ऑफ HCl पर लीटर। और मैं आपको क्या लिखा है, आपको एटॉमिक मास गिवन है मैंगनीज का 55। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपसे पूछा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूँ। डेटा क्या है, तो हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है। सबसे पहले आप गिवन समझ लो, गिवन क्या है। तो अगर मैं गिवन की बात करूंगा, गिवन आपको क्या गिवन है, मास ऑफ MnO2 गिवन है कितना 8.7 ग्राम। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 8.7 ग्राम ऑफ MnO2 is dissolved in 500 ml of HCl solution। तो आपको 500 ml of HCl solution गिवन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन गिवन है। तो 8.7 ग्राम ऑफ MnO2 dissolved in 500 ml of HCl solution containing 7.3 ग्राम HCl पर लीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये गिवन है, आपको क्या गिवन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में बेटा 7.3 ग्राम HCl है। 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 7.3 ग्राम ऑफ HCl। तो बेटा 1 लीटर का मतलब क्या हो गया 1000 ml। तो 1000 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.3 ग्राम ऑफ HCl, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। सो द 5 ml पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना है, हमारे पास 5 ml सॉल्यूशन है। सो द 5 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.3 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.65 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, ये आपको आ गया। इस जो आपको गिवन था ना बेटा, ये जो डेटा गिवन था, इस डेटा को मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आप चाहो तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, आपको परसेंट W/B की वैल्यू गिवन है 7.3, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट मत करना कि सर ने क्या करा है अभी। ठीक है,
ये आपको वैल्यू गिवन थी कि बेटा अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 7.3 ग्राम ऑफ HCl है, पर हमें जो सॉल्यूशन गिवन है वो सॉल्यूशन कितना है 500 ml है। तो हमने क्या करा, यूनिटरी मेथड लगाया कि 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml में 7.3 ग्राम HCl है, तो 500 ml में कितना HCl होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा पूरा डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अब मैं जो मैंने डेटा अभी तक कैलकुलेट किया था उस डेटा को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। तो आपको वेट ऑफ MnO2 गिवन है, कितना गिवन है बेटा 8.7 ग्राम, और आपको वेट ऑफ HCl भी गिवन है। वेट ऑफ HCl कितना गिवन है आपको 3.65 ग्राम। कैसे निकाला अभी आप देख सकते हो बैक करके। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है हमारे पास 500 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500 ml है। ठीक है, आप यहाँ देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ केमिकल रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl फॉर्म MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ठीक है, और आपको जो अमाउंट गिवन है उन अमाउंट को आप लिख लो यहाँ पे। तो अमाउंट क्या गिवन है, MnO2 की अमाउंट क्या है आपके पास 8.7, और अगर हम HCl की बात करेंगे HCl की अमाउंट है 3.65। तो ऑप्शन ए है HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो। तो चेक करो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो आई थिंक ये केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है मोल्स, इनिशियल मोल्स निकालने हैं। अब इनिशियल मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, इनिशियल मोल्स। अब आप इनिशियल मोल्स कैसे निकालोगे, मास गिवन है तो मोलर मास आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स निकालेंगे तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का मास हो गया 8.7 ग्राम, और अगर मैं इसके मोलर मास की बात करता हूँ तो मोलर मास हो जाएगा इसका 87 ग्राम पर मोल, 87 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मोल। कितना आ जाएगा 0.1 मोल। अब आप देखो HCl के लिए, अगर हम HCl की बात करेंगे तो HCl के अगर हम मोल निकालें तो मास कितना है 3.65 ग्राम, और HCl का मोलर मास हो जाएगा 36.5 ग्राम। तो इनिशियल मोल कितने आएंगे सॉल्व करने पे, आई थिंक इसका भी 0.1 ही आ जाएगा, इसका भी आ गया 0.1 मोल। ठीक है, ये भी आपका आ गया। अब आपको स्टेप नंबर 2 यूज करना है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या कैलकुलेट करते हो बेटा, रेशियो। तो रेशियो किस चीज का होता है, वो आपको होता है इनिशियल मोल्स टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो निकालने पे कितना आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0.1। इसका रेशियो निकालोगे आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4 आता है 0.025 मोल्स। ओ सॉरी, मोल्स नहीं आएगा, तो रेशियो है 0.025। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू है लीस्ट। जैसी ये वैल्यू लीस्ट है आपको पता चलेगा कि आपका HCl क्या हो जाएगा LR। ठीक है, और MnO2 क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया आपके लिए एक्सेस रिएजेंट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि HCl इज ए लिमिटिंग एजेंट। हाँ, हमारे लिए भी HCl क्या आ रहा है LR आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए कैसा है हमारे लिए करेक्ट। ऑप्शन ए हमारे लिए कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखो MnO2 इज लिमिटिंग एजेंट। तो बेटा जब HCl लिमिटिंग एजेंट है तो MnO2 तो लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब और देखा ऑप्शन सी पे देखिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि 0.025 मोल्स ऑफ MnCl2 फॉर्म। एक बार इसको चेक करते हैं हम, कैसे चेक करेंगे बेटा। जैसे ही मुझे LR मिला, ये मैंने इसको क्या बोला, ये है HCl मेरे लिए क्या हो गया LR। तो जैसे ही मुझे LR मिलेगा, अब मैं क्या करूंगा, जो भी कैलकुलेशन है वो LR के रेस्पेक्ट में ही करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ लगा सकते हो द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट of HCl divided by stoichiometric coefficient of MnCl2 is equal to MnCl2 is equal to mole of HCl divided by mole of MnCl। ठीक है, तो बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट HCl का तो 4 है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट MnCl2 का कितना है 1 है। अगर हम मोल की बात करेंगे, मोल ऑफ HCl कितना है 0.1। गलती से कोई भी यहाँ पे 0.025 मत पुट कर देना। 0.025 क्या है, रेशो है
बार बार ये चीज बताता हूँ क्योंकि यही बच्चे गलती करने वाले हैं, मुझे पता है। जल्दबाजी में 0.025 मत लिख देना। द मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ HCl कितने हैं 0.1, तो यहाँ पे पुट करो 0.1 और मोल ऑफ MnCl2 निकालो। तो कैलकुलेट करने पे आपका मोल ऑफ MnCl2 की वैल्यू आ जाएगी 0.025 मोल। इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी भी कैसा है बेटा, करेक्ट है। अब आइए ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी कह रहा है 560 ml Cl2 गैस विल बी लिबरेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। ठीक है, ये कह रहा है कि 560 ml ऑफ Cl2 गैस विल लिबरेट, मतलब Cl2 गैस जो फॉर्म होगी उसका जो वॉल्यूम है वो 560 ml होगा। और ठीक है, और कौन सी कंडीशन पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं Cl2 के मोल्स कितने बनेंगे। तो Cl2 के मोल्स कैसे निकालेंगे हम, अगेन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको कैसे। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट लगा दूं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, कलर चेंज कर देता हूं, द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Cl। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आप पुट करो। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट HCl कितना है मेरे पास 4, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Cl2 कितना है बेटा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये कितना आ रहा है 1, इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl। तो मोल ऑफ HCl कितना आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Cl2, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मोल ऑफ Cl2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो मोल ऑफ Cl2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.025 मोल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको। ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो Cl2 गैस है, वो Cl2 गैस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 560 ml क्या कर रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। और कौन कौन सी कंडीशन पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आई थिंक 1 atm पे और 1 atm पे। तो बेटा कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm कौन सी कंडीशन है, ये मेरे पास STP कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, STP कंडीशन। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो गई, STP कंडीशन। अब STP कंडीशन मैंने पढ़ाई थी तो आपको दो कंडीशन पढ़ाई थी, एक ओल्ड और एक मैंने पढ़ाई थी आपको न्यू। तो ओल्ड के अकॉर्डिंग हम जो प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं ATM में 1 atm, लिख भी देता हूं मैं। ओल्ड के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm और न्यू के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो होता है 1 bar। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ओल्ड STP से सॉल्व करेंगे। और जब हमने ये आपको पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला भी बताया था कि V इज इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर। N की वैल्यू बेटा मोल ऑफ Cl2 आपको पता है, STP वाला हमने फॉर्मूला यूज करा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है Cl2 आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.025 इंटू 22.5 लीटर। तो सॉल्व करो इसको, इंटू 22.4, एक मिनट रुकिए, ये आ रहा है आपके पास 0.56 लीटर। और अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट करूं तो ml में आ जाएगा ये 560 ml। कितना आ जाएगा 560 ml। तो अब देखिए ऑप्शन डी में क्या गिवन था, ऑप्शन गिवन था कि 560 ml ऑफ Cl2 गैस लिबरेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm। तो हाँ बेटा ये भी बिल्कुल सही है। तो ये मत सोचिए, देखिए आइडियल गैस का ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपकी स्टोइकोमेट्री यूज हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट यूज हो गया, आइडियल गैस वाला। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है, ये आपका क्या है होमवर्क वाला पार्ट। आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर जो टेलीग्राम चैनल है आप मुझे वहां पे भी डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, दिस इज योर होमवर्क। ये भी आपका क्या है होमवर्क है, ये आपको करना है, इसका आंसर मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हिंट चाहे आपका यूज हो जाए, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको डाउट होगा। जब भी हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो HCl है, HCl क्या है हमारे पास एसिड और NaOH है, NaOH हमारे पास क्या है बेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जब HCl की NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ये दोनों क्या है हमारे पास एक्वस, ये दोनों क्या है हमारे पास एक्वस, तो क्या बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनेगा हमारे पास NaCl प्लस वाटर। तो मैंने रिएक्शन आपको बता दी। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फाइंड द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर बताना है। तो बेटा देखो
फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है, हिंट दे रहा हूं मैं, क्या तो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है। अगर फाइनल सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस होने चाहिए, और अगर फाइनल सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है तो फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस होने चाहिए। अब आप क्या करोगे, आपको जो गिवन अमाउंट है HCl और NaOH की, आप इसकी हेल्प से Lr निकालोगे। Lr क्या तो एसिड होगा या बेस होगा। अगर मेरे पास Lr एसिड है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर मेरे पास Lr क्या आ गया, एक एसिड, इसका मतलब अब फाइनल सॉल्यूशन में बेस बचेगा, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा बेसिक। और अगर मेरे पास Lr आया बेस, बेस का मतलब ये बेस पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचेगा, एसिड, क्योंकि एसिड उस केस में बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट। और फाइनल सॉल्यूशन का हमारा जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। आई थिंक ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, इस रिएक्शन का यूज करना। एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन देखूं जो मैंने अभी होमवर्क में दिया है, इसमें तो कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आपको, इसमें भी बेटा केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो बेसिकली क्या है, इस केमिकल रिएक्शन को मैं आपको बता देता हूँ। C2H4 प्लस O2, एक बार रुकिए, प्लस O2 बनेगा क्या बेटा, CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो बेटा इस रिएक्शन की अगर मैं बैलेंसिंग करना चाहूं तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होगी, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हो जाएगी मेरे पास 3CO2, तो 3O2, 2CO2 एंड 2H2। पर बेटा आप देखो, जो मैंने ये मेथड बताया है, ये मेथड मैंने किसके लिए बताया है, ये मेथड मैंने हाइड्रोकार्बन के लिए बताया है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उनके लिए ये मेथड वैलिड है। कौन सा वाला, CXHY प्लस X प्लस Y4 O2 XCO2 प्लस Y2H2। पर बेटा इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको जो कंपाउंड गिवन है वो है हमारे पास C2H4O2। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में ये चीज रखनी है, अगर ये O2 नहीं होता तो इस केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग ऐसे होती। पर ये O2 गिवन है, मतलब आपको रिएक्टेंट साइड में एक O2 गिवन है एक्स्ट्रा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3O2 की जगह यहाँ 2O2 कर दोगे। जितना O2 गिवन है, बैलेंसिंग में आपका जितना आ रहा है उतना O2 माइनस कर दो, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने पे आपको 3O2 की रिक्वायरमेंट थी, पर क्वेश्चन में जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ही एक O2 आपको गिवन है, तो आपने 3 में से एक O2 माइनस करा, तो बैलेंसिंग अब आ जाएगी 2O2। तो एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, और आपको एक ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बेटा कुछ नहीं है, आपके पास क्या है, एसिड है H2SO4, एक हो गया बेस KOH, जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट हो जाएगा K2SO4 प्लस 2H2, और मैंने कर दी रिएक्शन की बैलेंसिंग। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द फाइनल मोलैरिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, इन दोनों की आपको फाइनल मोलैरिटी बतानी है। तो सेम चीज है, सबसे पहले अपना Lr निकालो। अगर Lr निकालने के बाद Lr क्या तो एसिड होगा या फिर Lr आपका बेस हो सकता है। अगर Lr एसिड होगा तो एक्सिस रिएजेंट क्या होगा बेटा, बेस, और अगर Lr बेस होगा तो एक्सिस रिएजेंट क्या हो जाएगा, एसिड। इसका मतलब अगर Lr आपका एसिड है तो फाइनल सॉल्यूशन में आपको OH माइनस मिलेंगे, और अगर Lr मेरा बेस है तो फाइनल सॉल्यूशन में हमें H प्लस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस भी मिलेगा, OH माइनस भी मिलेगा। समझ में आ गई, क्योंकि एसिड बेस में से कोई ना कोई एक आपका Lr होगा जो आपका 100% कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब उस जो कंज्यूम हो जाएगा उसमें उसके जो आयंस है वो आपको फाइनल सॉल्यूशन में नहीं मिलेंगे। तो ये भी आपका पार्ट कौन सा हो गया, HW का। ये भी बेटा क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। तो एक बार मैं 3 क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, और कौन सा 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, आई थिंक 66 तो मैंने करा दिया। 67 ये आपका होमवर्क है, ये आपका एक होमवर्क है। 68 ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन करोगे, सॉल्यूशन मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 69 ये आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चन से करिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलता हूं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। खाने का ध्यान रखना, पढ़ाई का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, और लाइफ को एंजॉय करना। चलो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।